हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए याचना मूथा बुरट। हम यहाँ क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा अमेंडमेंट्स विच आर एप्लीकेबल फॉर द स्टूडेंट्स अपेयरिंग इन देयर सीए फाइनल एग्जामिनेशन इन नवंबर 2020। उनके लिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये अमेंडमेंट बुकलेट आपके पास नहीं है तो बेटा डाउनलोड कर लीजिए मेरी वेबसाइट www.icaleak.com में फ्री डाउनलोड सेक्शन में आपको ये बुकलेट अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज रिगार्डिंग व्हाट कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम के अमेंडमेंट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके पहले यहाँ जो अमेंडमेंट्स देखा जाए तो इतने ज्यादा अमेंडमेंट्स दिए बेटा इस चैप्टर में, रीस्ट्रक्चरिंग हुई है इस चैप्टर की, तो वो हम डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले मैं एक बार समरी बुक खोल रही हूं और हम एक बैकग्राउंड कंपोजिशन स्कीम का जो था वो समझेंगे। कंपोजिशन स्कीम क्यों आई थी बेटा? छोटे छोटे जो स्मॉल टैक्स पेयर्स होते हैं उनके लिए कंप्लायंसेस कम करने के लिए, उनको ये जो बाकी बड़े टैक्स पेयर्स हैं उनके बराबर उनको मंथली रिटर्न एंड ऑल दैट नहीं करना रहेगा, उन्हें एक फिक्स रेट ऑफ टैक्स पे करना है, लो रेट्स ऑफ टैक्सेस हैं, उसके बाद कंप्लायंसेस बहुत कम है, क्वार्टरली स्टेटमेंट देना है, एनुअली रिटर्न फाइल करने हैं। तो स्मॉल टैक्स पेयर्स का यहाँ पे कंप्लायंस बर्डन कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत प्यारी स्कीम लेके आई जो कि नाम थी कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, अब वो कंपोजिशन स्कीम में क्या था? ऐसा था कि भाई एग्रीगेट टर्नओवर बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है। एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हमारा अगर कितना 1.5 सीआर से कम है तो फिर आप क्या रहेंगे बेटा? तो आप कंपोजिशन स्कीम करंट फाइनेंशियल ईयर में अवेल कर सकते हो। करंट फाइनेंशियल ईयर में आप कंपोजिशन स्कीम अवेल कर सकते हो अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है, क्या वर्ड है? एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5 सीआर। If your aggregate turnover does not exceed 1.5 CR, then in the current financial year you can opt for composition scheme. ये तो बात हुई अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की। बाकी के जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं, बाकी के जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे, उनके लिए जिसकी मेमोरी टेक्निक हमने देखी थी 10-3, where T stands for Tripura, A stands for Arunachal Pradesh, N stands for Nagaland, and S stands for Sikkim, U stands for your Uttarakhand, and M stands for Manipur, Mizoram and Meghalaya। ये यहाँ पे जो 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है बेटा 10-3 इनके लिए लिमिट थी 75 लाख। एंड जम्मू कश्मीर हो गया एंड हिमाचल प्रदेश, असम, 2 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, इनके लिए लिमिट है 75 लाख। तो क्या देखना है? एग्रीगेट टर्नओवर मैम किसका? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। अगर 1.5 सीआर या 75 लाख एज द केस में भी उससे ज्यादा नहीं है तो फिर करंट फाइनेंशियल ईयर में आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं एंड कंपोजिट यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम में जो भी टैक्स रेट्स दिए हुए हैं उससे पे कर सकते हैं। तो क्या टैक्स रेट है बेटा? टैक्स रेट कौन कौन जा सकता है? मैन्युफैक्चरर्स के लिए 1% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, 1% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम की एलिजिबिलिटी देखने के लिए क्या देखना पड़ता है? एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पर टैक्स किस पे पे करोगे भाई? टैक्स आपके स्टेट में जो भी यहाँ पे टर्नओवर है, टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी आपके यहाँ जो भी है उस पे आप 1% पे कर दोगे अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो। हम अगर रेस्टोरेंट वाले हैं तो हमें कंपोजिशन स्कीम मिलेगी? हाँ जी बिल्कुल मिलेंगी। और क्या रेट रहेगा? 5% बेटा, 5% फुल रेट है ये, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, 5% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। और अगर हम अदर देन दीज हैं ट्रेडर्स हैं इन दैट केस तो हमारा 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई पे क्या रहेगा बेटा? हम यहाँ पे क्या पे करेंगे? हम टैक्स पे करेंगे। तो ये हमने सेक्शन 10(1) रेड विथ रूल्स हमने देखा, यहाँ पे ये रेट्स वगैरह जो रूल 7 में दिए हुए वो हमने देखा। तो ये बैकग्राउंड था हमारे कंपोजिशन स्कीम का। पर ये पहले ये जो स्कीम थी, मैं आपको थोड़ा पहले लेके जा रही हूँ, ये जो स्कीम थी बेटा सिर्फ किसके लिए थी? यहाँ पे गुड्स के लिए, प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे गुड्स सेक्टर के लिए यहाँ पे ये स्कीम थी। फिर क्या हुआ? अब भाई मैं मैन्युफैक्चरर हूँ बट मैं थोड़ी बहुत सर्विस भी देता हूँ, मैं ट्रेडर हूँ, मेरा मोबाइल का शॉप है, पर मुझे यहाँ पे जो कस्टमर्स मोबाइल लेके आते हैं मेरे को उनको सर्विस देना पड़ता है, थोड़ी बहुत रिपेयरिंग एंड ऑल दैट की। तो आज के टाइम पे ऐसा तो कुछ काम ही नहीं रह गया कि भाई आप सिर्फ गुड सेल कर रहे हो, आप सर्विस नहीं दे पा रहे हो। ऐसे बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि हमें सर्विस देनी पड़ती है। तो पहले तो कंपोजिशन स्कीम में उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि नहीं, अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विस है तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। बट फिर गवर्नमेंट को समझ में आया कि हाँ लोगों को दिक्कत हो रही है, थोड़ी बहुत ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मेन उनका काम गुड सेल करने का, थोड़ी बहुत सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर क्या करें? तो फिर गवर्नमेंट ने धीरे से एक प्रोविजन इंसर्ट किया। क्या प्रोविजन था वो? कि भाई यहाँ पे अ पर्सन हु ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर एबीसी, दिस इज एबीसी, यहाँ पे अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या आप रेस्टोरेंट वाले हो या आप ट्रेडर हो,
may supply service other than restaurant service of a value not exceeding, यहाँ पे लिमिट डाल दी 10% of turnover in a state or union territory in the preceding financial year or 5 lakhs rupees whichever is higher. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ठीक है, अगर आप ABC में से हो, मतलब अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, अगर मैं मेन टेंटेंट भी खोलती हूँ, अगर आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरर हो या आप रेस्टोरेंट वाले हो या आप यहाँ पे आप ट्रेडर हो, तो ये अदर सप्लायर हो, मतलब अदर सप्लायर वर्ड लिखा है, तो उस केस में आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। ये तीनों के लिए है, किसी नए सर्विस प्रोवाइडर, टोटल मैं सर्विस प्रोवाइड कर लूं मेरे लिए नहीं, किसके लिए, जो ऑलरेडी कंपोजिशन स्कीम ले रहा था, भाई ABC में से था, मैन्युफैक्चरर था या रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर था या अदर सप्लायर था, दैट इज ट्रेडर था, तो उस केस में, इन तीनों भी केस में आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, बट उसकी लिमिट डाल दी, कितनी, 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी और 5 lakhs whichever is higher। अब एक बार हम अमेंडमेंट बुकलेट पे आएंगे, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में क्या यहाँ पे हम देखेंगे, इन सबसेक्शन 1 आफ्टर द सेकंड प्रोविजन द एक्सप्लेनेशन हैज बीन इंसर्टेड। क्या था सेकंड प्रोविजन, अभी हमने पढ़ा, हम एक बार और रीड करेंगे। Provided further that a person who opts to pay tax under ABC may supply service of a value not exceeding 10% of turnover in a state or union territory in the preceding financial year or 5 lakhs rupees whichever is higher। तो भाई आप अगर गुड सेक्टर में हो, कोई दिक्कत नहीं, आप ABC में फॉल कर रहे हो, आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, कितनी, 10% of turnover in the state or union territory in the preceding financial year or 5 lakhs rupees whichever is higher। इतनी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो था। अब एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट हुआ फाइनेंस एक्ट 2019 से। क्या एक्सप्लेनेशन है मैम, फॉर द पर्पज ऑफ सेकंड प्रोविजन मतलब भाई इसकी बात हो रही है, द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन और एडवांसेस insofar as consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into account for determining value of turnover in a state or union territory। यहाँ पे देखा हमने 10% of turnover in a state or union territory। turnover in a state or union territory की definition अगर आप भूल गए हो, मैं आपको याद दिलाऊं, उसमें exempt supply भी आता था। ये थी turnover in a state or union territory की definition। it includes what, it means aggregate of taxable supply, exempt supply, आपको ध्यान हो तो एक्सपोर्ट्स इंटरस्टेट सप्लाई, बट एक्सक्लूड्स यहाँ पे जीएसटी। तो यहाँ पे एग्जेम्प्ट सप्लाई आता था, हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया था, टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए थे, अभी हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बट टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन में एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बताया, गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ भाई माना कि इंटरेस्ट और डिस्काउंट की जो आपको इनकम आती है बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन और एडवांसेस, हमने देखा था एग्जेम्पशन चैप्टर में, वो क्या होता है बेटा, एग्जेम्प्ट होती है, वो एग्जेम्प्ट होती है। वहां पे हमने एक एंट्री पढ़ी थी, एंट्री नंबर 27, उसमें हमने क्या पढ़ा था, उस एंट्री में हमने पढ़ा था कि भाई जो भी इंटरेस्ट इनकम या डिस्काउंट इनकम आपको आ रही है बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स लोन एडवांसेस इन सो फार कंसीडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट डिस्काउंट शैल बी एग्जेम्प्ट, हमने वहां पढ़ा था। तो वो एग्जेम्प्ट इनकम हो गई आपकी। तो भाई अब तो ये इस टाइप से हर बिजनेसमैन होता है। अब जैसे कि मैं एक बिजनेस कर रही हूँ, आप एक बिजनेस कर रहे हो, कोई भी एक बिजनेस है, यहाँ पे रिटेलर है कोई, तो उसके पास 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो वो एफडी बना देता है। कई बार हर बिजनेसमैन कभी ना कभी एफडी तो बनाते हैं, उसमें थोड़ी बहुत इंटरेस्ट इनकम आ गई। अब क्योंकि वो इंटरेस्ट इनकम आ गई, आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट इनकम है, इससे क्या करना रहेगा, क्या इसे लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी डिसाइड करने के लिए? तो गवर्नमेंट ने बोला कि नो, उसको आपको नहीं लेना रहेगा। माना कि ठीक है वो हमारी एग्जेम्प्ट इनकम है, टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन में भी लिया हुआ है, बट इट शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। गवर्नमेंट ने यहाँ क्लियरली लिख दिया। तो आपको अगर एग्जाम में यहाँ पे प्रॉब्लम आता है इसके कैलकुलेशन से रिलेटेड, तो जो आपकी इंटरेस्ट की इनकम रहेगी उसको आपको नहीं इंक्लूड करना है यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो आप कैलकुलेट कर रहे हो 10% की लिमिट, यहां आपको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, फर्दर और देखेंगे तो ये प्रोविजन तो पहले से ही था, ये खाली एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट हुआ है जो हमने देखा। अब सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, इफ यू रिमेंबर हमने देखी थी भाई, क्या था बेटा, कंडीशंस थी कुछ, यहाँ पे कंडीशंस दी हुई थी यहाँ पे कि भाई आप कंपोजिशन स्कीम अगर ले रहे हो तो उस केस में क्या कंडीशंस है, हम वो एक बार फटाफट क्विकली रिवाइज करेंगे। बहुत डिटेल में पढ़ा है, बट हम यहाँ पे क्विकली देखेंगे। तो द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एलिजिबल टू ऑप्ट इफ
सेव एज प्रोवाइडेड ही इज नॉट एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विस। 10(1) में जो है मतलब ये सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व नहीं है, एक्सेप्ट वहां जो हमने प्रोविजो देखा 10% और 5 lakhs वाला, वो उतना तक के चलेगा। बट अगर आप टोटली सर्विस सेक्टर में हो तो यहाँ पे आपको 10(1) वाली कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। 10(1) वाली कंपोजिशन स्कीम में आप नहीं रहोगे, हमने वो देखा। ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स, दैट इज नॉन टैक्सेबल गुड्स। यहाँ पे आप क्या हो, नॉन टैक्सेबल गुड्स में डील नहीं कर रहे हो, ये भी हमने बहुत डिटेल में देखा था। PHMNA आइटम में आप डील नहीं कर रहे हो। देन ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर रहे हो। अगर आपने द डे यू मेक एन इंटरस्टेट सप्लाई यू आर आउट ऑफ कंपोजिशन स्कीम। देन अ पर्सन, ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और थ्रू एन ECO who is required to collect TCS under section 52। ये भी हमने देखा था कि आप ECO के थ्रू गुड सप्लाई नहीं कर रहे हो। ECO के थ्रू Amazon एंड फ्लिपकार्ट एंड जो भी आप उनके थ्रू गुड सप्लाई नहीं कर रहे हो। जो कौन से TCS, जिनको TCS, कौन से ECO जिनको TCS डिडक्ट करना, कलेक्ट करना रहेगा अंडर सेक्शन 52, वो वाले ECO से अगर आप उनके थ्रू सप्लाई कर रहे हो देन यू आर आउट ऑफ कंपोजिशन स्कीम, आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। यू आर नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स एज में बी नोटिफाइड, यू आर नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द नोटिफाइड गुड्स। यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरर नहीं है, किसके नहीं है, नोटिफाइड गुड्स के। क्या नोटिफाइड गुड्स थे आपको याद हो तो आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोका, पान मसाला, टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड सब्सटीट्यूट्स, एंड हमने देखा था यहाँ पे एरिएटेड वाटर्स। You are not a manufacturer of aerated waters, ये चार चीजें इसके, you are not a manufacturer of these 4 items। एंड लास्ट यहाँ पे दे बेटा, ये जो है ना ये एक अमेंडमेंट है। अब ये इतना तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, लास्ट F पॉइंट यहाँ पे इन्होंने क्या बता दिया, ही इज नीदर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉर अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो आप बोलोगे मैम ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। बेटा पहले रूल्स में था, अब इसे एक्ट में ला दिया। ये कंडीशन पहले भी थी, रूल्स में थी, एक्ट में नहीं थी। तो यहाँ पे सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में यहाँ पे उन्होंने क्लॉज F डाल दिया और यहाँ पे कंडीशन आ गई क्या, आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं है ना आप NRTP। मतलब क्या, इन शॉर्ट कंपोजिशन स्कीम किसको नहीं मिलेगी, CTP को भी नहीं मिलेगी, NRTP को भी नहीं मिलेगी। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर। हमने बहुत डिटेल में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का भी डिस्कशन किया हुआ है। Then provided that where more than one registered person are having the same PAN number, the registered person shall not be eligible to opt scheme under subsection 1 unless all the registered person opt to pay tax under that subsection। ये हमने पढ़ा था, ये इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। वापस से याद दिला दूं बस कि भाई अगर कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो एक पैन नंबर पे जितने GST रजिस्ट्रेशन है सारे डिस्टिंक्ट पर्सन को जाना पड़ेगा। अगर एक कंपोजिशन स्कीम से हटता है तो सबको हटना पड़ेगा। किसी एक यूनिट ने भी आपकी यहाँ पे कंडीशन वायलेट की, इंटरस्टेट सप्लाई की, सबको, एवरीबडी, हर एक उस पैन नंबर पे जितने भी GST रजिस्ट्रेशन है, हम सबको कंपोजिशन स्कीम से आउट होना पड़ेगा। तो या तो सबको मिलेगी या किसी को भी नहीं मिलेगी। ओके, तो ये 10(2) था यहाँ पे। अब इसके बाद बेटा 10 सबसेक्शन 2 हमने देखा, यहाँ पे कुछ ज्यादा अमेंडमेंट नहीं था। अभी तक के जो भी हमने अमेंडमेंट पढ़े, हमने क्या पढ़े, एक तो सबसेक्शन 1 में एक एक्सप्लेनेशन डाला जिसमें क्या बोला भाई, इंटरेस्ट इनकम, डिस्काउंट इनकम जो रहेगी वो हमारी टर्नओवर इन अ स्टेट, दो इट इज एन एग्जाम सप्लाई, इट शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर कंप्यूटिंग टर्नओवर इन अ स्टेट फॉर सेकेंड प्रोविजो, फर्स्ट अमेंडमेंट। सेकेंड अमेंडमेंट 10 सबसेक्शन 2 में हमने पढ़ी कि भाई एक कंडीशन और उन्होंने एक्ट में डाल दी, क्या, ही इज नॉट अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अब आपको ये 10 सबसेक्शन 2 है बेटा, ये हमने पूरा पढ़ा हुआ है। ये क्या है मैम, आपको याद है हमने पढ़ा था नोटिफिकेशन नंबर 2/19, कुछ नहीं किया है यहाँ पे, उसको एज 10 सबसेक्शन 2 है यहाँ पे डाल दिया। नोटिफिकेशन नंबर 2/19 जो था, जो यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे प्योर सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए जो नोटिफिकेशन आया था, उनके लिए एक स्पेशल स्कीम आई थी 3% + 3% 6% वाली। तो यहाँ पे उन्होंने अब उसे एक्ट का पार्ट बना दिया है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में लेकर के आ गए, यहाँ पे वो मर्ज हो गई है। तो एक बार हम ये स्कीम पढ़ेंगे, हमने पढ़ी हुई है बट फिर भी हम एक बार यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कंडीशन फॉर दोज हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर 10(1). तो 10(1) में किसके लिए बेटा, प्रीडोमिनेंटली गुड सेक्टर के लिए है, सिर्फ रेस्टोरेंट वाली सर्विसेज वालों को अलाउड है, अदरवाइज मैन्युफैक्चरर्स को है, ट्रेडर्स को है और रेस्टोरेंट सर्विस वालों को है। वो लोग थोड़ी बहुत सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं अप टू द लिमिट, ये हमने वहां पढ़ा। 10(2) है किसके लिए, प्रीडोमिनेंटली सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। जो 10(1) के लिए एलिजिबल नहीं है वो यहां पर आएंगे, और वो कौन आएंगे वो हम यहां देखते हैं।
Notwithstanding anything contrary to the content in this act but subject to provisions of 9394 9394 will prevail। ये हमने देखा था 10(1) में भी ये चीज हमने पढ़ी थी। क्या हुआ इसका मतलब कि भाई पूरे एक्ट को तो यहाँ नॉट स्टैंडिंग कर दिया, बट 9394 जो आरसीएम था, आरसीएम में तो आपको यहाँ पे रेगुलर टैक्स रेट पे करना पड़ेगा। देखते हैं हम यहाँ पे क्या है कि भाई अगर आप कंपोजिशन स्कीम 10(1) में भी सेम यही चीज थी कि भाई अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, खुद के आउटपुट पे तो आप 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी पे कर सकते हो, पर क्या, अभी मैं 10(1) की बात कर रही हूँ, पर अगर आपने कुछ भी गुड्स आरसीएम में लिए, कोई भी सर्विसेज आरसीएम में लिए, कोई लॉयर की सर्विस ली है, तो आपको वो तो भैया 18% से जो भी आरसीएम का रेट रहेगा उससे पे करना है। ठीक है, सिमिलरली 10(2)A में भी है कि भाई आरसीएम का कोई इनवर्ट सप्लाई है आपका, उसको तो आपको आरसीएम के नॉर्मल रेट से ही पे करना है। आपके आउटवर्ड को आप 3% प्लस 3% में कर सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे नॉट स्टैंडिंग पूरे एक्ट को नॉट स्टैंड कर दिया, बट सब्जेक्ट टू 9394 दैट मींस 9394 विल प्रिवेल, 9394 विल प्रिवेल। वहां जो लिखा है वो वैसे ही होगा। A registered person not eligible to opt to pay tax under subsection 1 and subsection 2 whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 50 lakh। यहाँ पे क्या वैल्यू है बेटा, did not exceed 50 lakh may opt to pay in lieu of tax payable by him 9(1) an amount of tax calculated at such rate as may be prescribed but not exceeding 3% and 3% of the turnover in the state or union territory। so not exceeding how much बेटा, 3% plus 3%। यहाँ पे रेट क्या दिया है, बोल रहे हैं ये मैक्सिमम रेट क्या हो सकता है, 3% plus 3%। तो अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, क्या एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 50 लाख से ज्यादा नहीं है, करंट ईयर में आप 10(2)A वाली स्कीम में जा सकते हैं, 10(2)A वाली स्कीम में बिल्कुल जा सकते हैं। 10(2)A is applicable to those who are ineligible under 10(1) and 10(2). The composition scheme of 10(2)A is applicable to following person। तो यहाँ पे जो 10(1) 10(2) में नहीं है वो यहाँ आ सकता है। मतलब कौन आएगा, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में कितना, 50 लाख से ज्यादा नहीं है, फर्स्ट थिंग। देन कौन नहीं आ पाता भाई 10(1) में, सर्विस प्रोवाइडर नहीं आ पाते, मैं नहीं आ पाती यार, मैं सर्विस प्रोवाइड करती हूँ, यहाँ 10-20 लाख का टर्नओवर है, अब इतना ज्यादा भी नहीं है, 40 लाख का टर्नओवर है, तो फिर क्या होगा उस केस में। तो भाई हमारे जैसे लोगों के लिए सीए हो गए, सीएस हो गए, जो भी लोग हो गए, हम लोग जो भी कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो गया, प्योर सर्विस प्रोवाइडर, प्रिडोमिनेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, तो उनके लिए वो लोग ले सकते हैं ये बेनिफिट इस स्कीम का 10(2)A का। Those person who are ineligible under section 10(1) 10(2) that is manufacturer, traders, restaurant providing service in excess of limits specified in proviso 2। या तो भाई आप मैन्युफैक्चरर हो, आप साथ में सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो, आप 10(1) में पहले तो एलिजिबल थे, बट अब क्या हुआ, अब आपकी वो जो सर्विस प्रोवाइड वाली लिमिट थी 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी और 5 लाख रुपीज व्हिचएवर इज हायर, वो लिमिट आपने क्रॉस कर दी, आपने सर्विस उससे ज्यादा की प्रोवाइड कर दी, सर्विस उससे ज्यादा की प्रोवाइड कर दी, तो उस केस में भी आपको 10(1) का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ऐसे लोग जिनको 10(1) का वहां बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे आप बिल्कुल बेनिफिट ले सकते हो 10(2)A में। 10(2)A में क्या बेनिफिट है कि भाई आप मान रहे हैं हम आपको छोटे मोटे सर्विस प्रोवाइडर हो, आप भी कोई बेनिफिट लेना चाहते हो, ठीक है, तो हम आपको भी बेनिफिट दे रहे हैं। अब उसमें कुछ चीजें, क्या, एक तो पिछले साल में क्या चीज है भाई, फर्स्ट चीज है पिछले साल में आपका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए एग्रीगेट टर्नओवर, तो हम आपको इस साल में ये स्कीम दे देंगे 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी, टोटल रेट 6% की। ठीक है, तो ये किसको मिलेगी जनरली, या तो प्रीडोमिनेंटली सर्विस प्रोवाइडर्स को मिलेगी, या तो फिर भाई जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जिनको वहां पे क्या हुआ, उनका जो सर्विस पोर्शन है, रेस्टोरेंट वाले हैं, उनका सर्विस पोर्शन प्रोविजन 2 में जो लिखा है उससे ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो दिस नोट इज ऑथर्स नोट, यहाँ पे सेक्शन का पार्ट नहीं है, ये हमने जो ऊपर पार्ट पढ़ा वो सेक्शन का है, स्पेसिफिकली नोट करके मैंने वैसे लिखा भी है। नाउ कंडीशंस फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर 10(2)A। अब ये जो 10(2)A के अंडर जो कंपोजिशन स्कीम है, इसके क्या कंडीशंस है वो हम देखते हैं। एक ही कंडीशन अलग है, बाकी कुछ सब हमने जो 10(2) में पढ़ी वही कंडीशन है। ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज व्हिच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। मतलब कि क्या भाई, आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे हो,
He is not engaged in making any interstate outward supply of goods or services. आप interstate outward supply of goods or services नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर आप करते हो तो इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तुरंत विड्रॉ हो जाएगा बेटा। He is not engaged in making any supply of goods or services through ECO who is required to collect tax at source under section 52. सेम कंडीशन जो हमने पढ़ी थी अभी कि आप ECO के थ्रू कुछ सप्लाई नहीं कर रहे हो। He is not a manufacturer of such goods और सप्लायर ऑफ सच सर्विस एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। क्या मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए आप इसके, क्या नहीं होना चाहिए आपके, मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए आप इसके, किसके, आइसक्रीम, एडिबल आइस, पान मसाला, टोबैको मैन्युफैक्चरर ऑफ एरिएटेड वाटर एंड ही इज नॉट अ कैजुअल टैक्सेबल और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो यहाँ पे 5 कंडीशन है, आपको याद है यहाँ पे A to E कंडीशन है, वहां पे A to F थी। एक कंडीशन क्या अलग है, सर्विस प्रोवाइडर की, वहां पे क्या लिखा था कि भाई आप सर्विस प्रोवाइडर नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट जो प्रोविजन 2 में दिया उतना चलेगा। ये तो भाई सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ही आई है मेन स्कीम, तो यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ी ना रहेगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये हुआ, इसके बाद provided that where more than one registered person having the same PAN number issued under the Income Tax Act, the registered person shall not be eligible to opt for this scheme under this subsection unless all registered person opt to pay tax under this subsection. एक पैन नंबर पे, देखो ये अभी हमने वहां पे भी पढ़ी, यहाँ पे भी है, मैं फिर भी एक बार बताती हूँ। एक पैन नंबर पे जितने जीएसटी रजिस्ट्रेशन होते हैं बेटा, वो एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन। ये हमने बहुत अच्छे से समझा हुआ है। एक पैन नंबर पे जितने जीएसटी रजिस्ट्रेशन होते हैं वो एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं। तो अब या तो स्कीम सबको मिलेगी या एक को भी नहीं मिलेगी। एक स्कीम से इनएलिजिबल हुआ, आउट हुआ, सारे आउट हो जाएंगे। एक को स्कीम लेनी है, अगर मैं बोलूं कि नहीं मुझे महाराष्ट्र में स्कीम लेनी है, गुजरात में नहीं लेनी है, ऐसा नहीं चलता। या तो सारे पैन नंबर्स जो है इस जीएसटी रजिस्ट्रेशन, सारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन इस पैन नंबर पे जो है सबको मिलेगा या किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वही लिखा है, सो 10(2)A is applicable for all transaction of a registered person with same PAN in simple words. नाउ इसके बाद 10(3), 10(4) बेटा इसमें कुछ खास अमेंडमेंट नहीं है। यहाँ पे सब पहले 10(2)A नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया जो 10(2)A में चीजें लिखी है वो कहाँ था, नोटिफिकेशन नंबर 2/19 में था। अभी क्या किया उन्होंने, 10(2)A में लेकर के आ गए। तो अब रिस्पेक्टिव 10 सबसेक्शन 10(3), 10(4) और 10(5) में उन्होंने क्या अमेंडमेंट किया, यहाँ पे एज द केस में भी 10(2)A का रेफरेंस दे दिया उन्होंने, 10(2)A का रेफरेंस दे दिया। यहाँ पे जो पर्पल में है वो ही अमेंडमेंट है इस चैप्टर में। अगर यहाँ पे आपको मैं बताऊं तो देखो यहाँ पे वैसे पूरी बुकलेट अमेंडमेंट बुकलेट है, बट इस चैप्टर में स्पेसिफिकली मैंने क्या किया, जैसे कि ये एक्सप्लेनेशन नया इंसर्ट हुआ है, बाकी तो पहले था पूरा, तो ये मैंने पर्पल में यहाँ पे आपको दे दिया, यहाँ पे पर्पल में इसकी हेडिंग है। देन ये क्लॉज F नया आया है, ये मैंने पर्पल में दे दिया है। देन उसके बाद में 10(2)A पूरा नया है, तो ये यहाँ पे मैंने पर्पल में दे दिया आपको। देन इसमें जो स्पेसिफिक वर्ड्स चेंज हुए वो यहाँ पे पर्पल में दिए हुए एंड ये नए 2 एक्सप्लेनेशंस ऐड हुए हैं, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो 10(3), 10(4) में कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ एज द केस में भी 10(2)A लिखा है। हम एक बार फिर भी रीड करते हैं। द ऑप्शन अवेल बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन 1 और एज द केस में भी 2A shall lapse with effect from the day on which his aggregate turnover during a financial year exceeds the limit specified in the subsection 1 or 2A। मतलब कि the day you crosses 1.5 or 75 then you are ineligible for 10(1) scheme, and the day you crosses 50 lakhs you will be ineligible for what beta, you will be ineligible for the scheme under section 10(2)A, and then you have to pay taxes at the regular rate। फिर आप स्कीम से बाहर निकल गए, मतलब रेगुलर टैक्स पेयर हो गए, कंपोजिशन वाले नहीं बचे, तो रेगुलर रेट ऑफ टैक्स पे करोगे आप। अ टैक्सेबल पर्सन टू whom the provisions of subsection 1 or as the case may be 2A apply shall not collect tax from the recipient on supply made by him and nor he shall be entitled to the credit of input tax। हाँ बेटा ये तो कंपोजिशन स्कीम में होता था, 10(1) में होता था, अब 10(2)A में भी होता है। क्यों होता है भाई, अब 10(1) में हो या 10(2)A में हो तो क्या करना है आपको, एक तो आउटवर्ड फिक्स रेट में पे करना है। क्या रेट है, 1% है, 5% है। 10(2)A में क्या रेट है, 6% है। तो आप वो पैसे आगे से कलेक्ट नहीं करोगे रिसिपिएंट से। shall not collect any tax from the recipient on supply made by, ऐसा लिखा है 10(4) में। and shall not be entitled to any ITC, और जो वो इनपुट्स ले रहा है उस पे यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा इनपुट्स पे, ठीक है। ये 10(4) था, इसमें दोनों में कुछ खास अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ 10(2)A का रेफरेंस ऐड कर दिया है। एंड देन 10 subsection 5, if the proper officer has reason to believe that a taxable person has paid tax under subsection 1 or 2A as the case may be, despite not being eligible, such person shall in addition to tax may be liable
that may be payable by him under any provisions of the act be liable to penalty and provisions of 73-74 shall apply for determination of tax and penalty. तो भाई आप यहाँ पे क्या था, आप नहीं थे एलिजिबल कंपोजिशन स्कीम के लिए, आप रोज इंटरेस्ट रेट अप्लाई कर रहे हो, फिर भी आपने कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर दिया, तो उस केस में आपको क्या लगेगी बेटा, पेनल्टी लगेगी और यहाँ पे जो डिमांड के सेक्शन 73-74 वो इन्वोक हो जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ऐड हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, हम देखेंगे क्या है। दो यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन 1 ऐड हुआ है, एक्सप्लेनेशन 10 हुआ है। यहाँ पे 10 सबसेक्शन 5 में हम देखते हैं क्या है। फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अ पर्सन फॉर डिटरमाइनिंग हिज लायबिलिटी टू पे टैक्स अंडर दिस सेक्शन, द एग्रीगेट टर्नओवर, जो एग्रीगेट टर्नओवर है उसमें क्या इंक्लूड करेंगे क्या नहीं इंक्लूड करेंगे ये दिया हुआ है। एग्रीगेट टर्नओवर बेटा हम क्यों देखते हैं कंपोजिशन स्कीम वाले चैप्टर में, एलिजिबिलिटी देखने के लिए। पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं कि भाई इस साल एलिजिबल हो कि नहीं कंपोजिशन स्कीम के लिए, 10(1) में भी 10(2) में भी, दोनों में हम देखते हैं 1.5 CR, 75 lakhs एंड 50 lakhs। पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर, ताकि इस साल में आप एलिजिबल हो कि नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पे टैक्स हम किस पे करते हैं, टैक्स हम जनरली टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी पे ही पे करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने 10(1) में भी यही देखा था। देखो 10(1) में मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट सर्विस दोनों टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी पे टैक्स पे करते हैं, और अदर सप्लायर्स हैं जो ट्रेडर्स हैं वो टैक्सेबल सप्लाई पे करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अ पर्सन फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी टू पे टैक्स अंडर दिस सेक्शन, द एक्सप्रेशन एग्रीगेट टर्नओवर shall include the value of supply made by such person from 1st of April of financial year to the date he becomes liable for registration under this act, but shall not include value of exempt supply of service by way of extending deposit, loan, advance so far consideration is represented by way of interest or discount। तो बेटा जो ये सेकेंड पॉइंट है इंटरेस्ट और डिस्काउंट वाला, इसे एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं लेना। इसे एग्रीगेट टर्नओवर जो आप डिटरमाइन कर रहे हो, दो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन अगर मैं एक बार यहाँ पे खोलती हूँ, एग्रीगेट टर्नओवर में लिखा हुआ है एग्जेम्प्ट सप्लाई, बट एग्जेम्प्ट सप्लाई दूसरी सारी एग्जेम्प्ट सप्लाई लेंगे एग्रीगेट टर्नओवर में, बट इंटरेस्ट डिस्काउंट वाली नहीं लेंगे। एक ये चीज बोल दी इन्होंने। बट एक बार मैं एक्सप्लेनेशन 2 भी पढ़ती हूँ, फिर मैं साथ में आपको इसको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग टैक्स पेएबल बाय अ पर्सन अंडर दिस एक्ट, द एक्सप्रेशन टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी shall not include the value of supply, namely पहले सेकंड देखेंगे, exempt supply of service by way of extending deposit, loan, advance so far as consideration is represented by way of interest or discount। तो यहाँ पे टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी में भी उन्होंने क्या बोला कि भाई टैक्स पे जो करना है उसमें जो इंटरेस्ट डिस्काउंट इनकम है इसको नहीं इंक्लूड करेंगे। एग्जेम्प्ट सप्लाई जो इंटरेस्ट डिस्काउंट वाली, बाकी इंक्लूड करेंगे, इंटरेस्ट डिस्काउंट वाली नहीं करेंगे। बाकी अदर एग्जेम्प्ट इनकम आपकी होगी तो वो तो भैया रहेगी एग्रीगेट टर्नओवर में भी, टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी में भी। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट है दोनों भी केसेस में वो मैं आपको बताती हूँ। एक आई थिंक इट इज वेरी क्लियर, एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 में जो दो चीजें लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन 1 किसकी बात कर रहा है बेटा, एग्रीगेट टर्नओवर की, और एक्सप्लेनेशन 2 किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे टर्नओवर इन स्टेट की बात कर रहा है। दोनों भी केस में क्या नहीं इंक्लूड करना है मैम, यहाँ पे जो इंटरेस्ट इनकम है इसको नहीं इंक्लूड करना है, ये हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ये दोनों भी चीजों में लिखा। अब एग्रीगेट टर्नओवर में जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है शैल इंक्लूड वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय पर्सन फ्रॉम 1st April टू द डेट ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और टर्नओवर स्टेट में लिखा है shall not include, क्या लिखा है यहाँ, shall not include the value of supply from 1st April of the financial year up to the date when he becomes liable for registration under this act। चलो अब हम एग्जांपल से देखेंगे यहाँ पे दोनों एक्सप्लेनेशंस के लिए। फॉर एग्जांपल 1920 में आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है बेटा, 15 लाख का 1920 में टर्नओवर है, तो 1920 में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। 2021 में आपका टोटल टर्नओवर कितना हो जाता है, 1st April से लेके 30th September तक 20 लाख, from 1st of October to 31st December next 30 lakhs, and then from 1st of January to 31st March आपका 20 lakhs। तो यहाँ पे आपका टर्नओवर कितना हो जाता है, टोटल 20 + 30 50 + 20 70 lakhs। ठीक है, हम 10(2)(a) का एग्जांपल लेते हैं। आपने 20 लाख यहाँ पे क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब जब आपने 20 लाख क्रॉस कर दिया, आप यहाँ पे सर्विस सेक्टर के हो, क्या आपको रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट है? यस, आपको रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले तो कंपोजिशन स्कीम में हम अगर बात करते हैं, कंपोजिशन स्कीम में एक्सप्लेनेशन 1 में जो हमने एग्रीगेट टर्नओवर के लिए पढ़ा, मैं एक बार रीड करूंगी।
For the purpose of computing aggregate turnover of a person for determining his eligibility to pay tax. Aggregate turnover composition scheme में हम क्या देखते हैं, डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी टू पे द टैक्स, भाई वो कंपोजिशन स्कीम में आएगा या नहीं आएगा, हम वो देखेंगे उसकी एलिजिबिलिटी। तो उस केस में इट शैल इंक्लूड द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय सच पर्सन फ्रॉम 1st April of the financial year up to the date when he becomes liable for registration. So 1st April से लेके जब तक कि उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट है उस टाइम का उसका जो है वो हम इंक्लूड करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर में। मतलब फ्रॉम 1st April से लेके यहाँ पे उसकी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट कब आती है, हम मानते हैं सर्विस सेक्टर का है, उसके 20 लाख पे अज्यूम करते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे आ रही है, तो उस केस में उसकी रिक्वायरमेंट कब आती है, जब उसका 30 सितंबर को 20 लाख कंप्लीट हुआ तब। फ्रॉम 1 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन लेगा यहाँ पे। तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या इंक्लूड किया जाएगा, फ्रॉम 1 अप्रैल से जो टर्नओवर है उसका जब तक कि उसकी लायबिलिटी होती है रजिस्ट्रेशन की, वो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा। अब मैं यहां पढ़ती हूँ, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग टैक्स पेएबल बाय अ पर्सन अंडर दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी shall not include what, it shall not include the value of following supply, namely supply from 1st day of the April of the financial year up to the date when such person becomes liable for registration under the act. So from 1st April से लेके जब तक कि उसकी लाइबिलिटी आती है तब तक कि उसे नहीं इंक्लूड किया जाएगा टर्नओवर इन स्टेट। बेटा टर्नओवर इन स्टेट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, टैक्स पे करते, तो ऑब्वियसली जब तक कि रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी तब तक के मैं क्यों टर्नओवर इन स्टेट में टैक्स इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी में इंक्लूड करूंगी तो मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वहां पे टर्नओवर इन स्टेट या यूनियन टेरिटरी में नहीं इंक्लूड करेंगे। 1 अप्रैल से लेके जब तक कि आपकी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है तब तक कि आपको नहीं इंक्लूड करना है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन 1 में, बहुत क्लियरली लिखा है एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करना है क्या, फ्रॉम 1 अप्रैल से लेकर के जब तक के यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है तब तक के का टर्नओवर इंक्लूड करना है एग्रीगेट टर्नओवर में, बट टर्नओवर इन स्टेट में नहीं करना है। अब यहाँ पे देखा था हम 10(2)(a) का एग्जांपल ले रहे हैं, टैक्स का रेट क्या है बेटा 3% CGST 3% SGST से हम यहाँ पे अगर पे कर रहे हैं तो कब से पे करेंगे, फर्स्ट 20 लाख पे करेंगे। नहीं मैम तब तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी, काय का कंपोजिशन क्या हो कुछ और, कोई जरूरत नहीं थी उस टाइम रजिस्ट्रेशन की, तो नहीं पे करेंगे। नेक्स्ट 30 लाख पे हाँ पे करेंगे। मैम रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगा बेटा 30 लाख पे रहेगा CGST 3%, SGST 3%, टोटल 6% पे करना पड़ेगा, 1,80,000 रुपीज में यहाँ पे कर दूंगी कंपोजिशन के अंदर 3% प्लस 3%। ठीक है, अब ये 6% का बेनिफिट कब तक मिलेगा, अप टू 50 लाख ये बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बेटा रेगुलर रेट लग जाएगा, तो अप टू 31 दिसंबर आपको मिलेगा। ठीक है, टैक्स आप 30 लाख पे करोगे, बट आपका टर्नओवर कितना हो गया यहाँ पे 20 प्लस 30 50 लाख आपका यहाँ पे टर्नओवर हो गया, यहाँ पे 50 लाख का एग्रीगेट टर्नओवर हुआ, उसके बाद आपको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मैम नेक्स्ट 20 लाख पे कितना पे करेंगे, तो बेटा नेक्स्ट 20 लाख पे जो भी रेगुलर रेट होगा, अज्यूम कर रहे हैं हमारी सर्विस के लिए 18% का रेट है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे टैक्स पे करेंगे, उसके हिसाब से हम टैक्स पे करेंगे। 3,60,000 का रेगुलर स्कीम हो जाएगा, कंपोजिशन स्कीम यहाँ पे विड्रॉ हो जाएगी जैसे ही आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना 50 लाख से क्रॉस होगा। ये हमने पढ़ा। ठीक है, तो टैक्स पे करने के लिए टर्नओवर इन स्टेट देखेंगे, ठीक है, और एलिजिबिलिटी डिसाइड करने के लिए क्या देखते हैं एग्रीगेट टर्नओवर, और उसी के बेसिस पे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में वो दोनों पॉइंट्स लिखे हैं। तो बेटा ये यहाँ पे हमने जो डिस्कस किए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता था, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस हमारे कवर हुए। तो अब इन शॉर्ट में बता दूं, कंपोजिशन स्कीम में हमने अमेंडमेंट्स क्या क्या पढ़े, हमने सबसे पहले एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट हुआ है 10(1) के सेकंड प्रोविजन में, जो कि क्या बोलते हैं इंटरेस्ट इनकम डिस्काउंट इनकम को नहीं लेना है टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी 10% वाले कैलकुलेशन पे। 10 सबसेक्शन 2 क्या बताता था, कंडीशंस बताता था, 10(1) की स्कीम की कंडीशंस बताता था, उसमें एक और उन्होंने ऐड कर दी, क्या आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए। फिर 10(2)(a) उन्होंने इंसर्ट किया, यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए आया, या जो 10(1) में नहीं आ पा रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स
और रेस्टोरेंट वाले, क्योंकि वो सर्विस एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा वहां लिखा नहीं है, ऑथर्स नोट में मैंने दिया हुआ है ये कि भाई उन लोगों को आएगी। तो 10(2)A में कौन आता है? 10(2)A में वो आता है जिसको 10(1) का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख का एग्रीगेट टर्नओवर है, तो इस साल ये बेनिफिट ले सकते हो। क्या बेनिफिट है? बढ़िया, 3% प्लस 3% खाली रेट है। 6% रेट पे आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे 6% रेट पे आप टैक्स पे कर सकते हो, पर कब तक? अप टू 50 lakhs, अप टू 50 lakhs ओनली। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स। एक पैन नंबर को मिलेगा तो सबको मिलेगा स्कीम, एक आउट हुआ तो सब आउट हो जाएंगे। फिर 10 सबसेक्शन 3 में क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि भाई जिस दिन भी आपका यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स हो जाएगा 1.575 और व्हाट 50, तो आप स्कीम से आउट हो जाओगे। 10(4) में हमने देखा कि भाई आपने सामने से भी टैक्स कलेक्ट नहीं करना है और आपने ITCB का क्रेडिट नहीं लेना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं लेना है, कंपोजिशन वालों को नहीं मिलता है। 10(5) में फिर हमने देखा कि भाई अगर आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं लेनी चाहिए थी और आपने ले ली तो आपको पेनल्टी भी लगेगी और 73, 74 भी इन्वोक हो जाएंगे। देन 2 एक्सप्लेनेशंस ऐड हुए 10(5) में। एक्सप्लेनेशन 1 एग्रीगेट टर्नओवर की बात करता है कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या इंक्लूड करेगा, तो 1 अप्रैल से लेके जब तक आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होते हो तब तक के का भी टर्नओवर इंक्लूड करेगा। बट क्या नहीं इंक्लूड करेगा मैम? इंटरेस्ट डिस्काउंट। और एक्सप्लेनेशन 2 टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात करता है, उसमें क्या इंक्लूड होगा क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो मैम उसमें 2 चीजें इंक्लूड नहीं होगी। क्या इंक्लूड नहीं होगी? एक तो 1 अप्रैल से लेके रजिस्ट्रेशन तक के का टर्नओवर। सेकेंड चीज क्या इंक्लूड नहीं होगी? इंटरेस्ट डिस्काउंट इनकम यहाँ पे जो भी रहेगी। तो बेटा यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है कंपोजिशन स्कीम का अमेंडमेंट्स का डिस्कशन। बहुत ही थोड़ा सा अमेंडमेंट क्या था, रिस्ट्रक्चरिंग थी सेक्शन की, और थोड़ी बहुत क्लैरिटी गवर्नमेंट ने और दे दी इसमें। और इसमें बेटा 100% एग्जाम में प्रॉब्लम आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट भी है और जनरली एग्जाम में आता ही रहता है, तो इसमें बिल्कुल एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है बेटा, तो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।